गर्लफ्रेंड के लिए अपने ही बाप से दुश्मनी मोल ले लेता है। पारी नाम का ये लड़का वो इतना खतरनाक बन जाता है कि अपनी मोहब्बत को बचाने के चक्कर में अपने ही बाप का हाथ काट देता है। नतीजा ये होता है कि एक तरफ उसे जेल जाना पड़ता है और दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड उसे हमेशा के लिए छोड़कर कहीं बहुत दूर चली जाती है। 5 साल बाद पारी उसे ढूंढते ढूंढते एक ऐसे आइलैंड तक पहुंचता है जिस आइलैंड से उसके पुराने जीवन की कुछ यादें जुड़ी होती हैं। अब देखने वाली बात ये है कि उसका वो बीता हुआ कल उसके आज को कैसे बदलता है और जिस मोहब्बत के लिए उसने सब कुछ किया, आखिर में क्या पारी उसे अपना बना पाएगा, यही देखेंगे आज की मूवी रेट्रो में। मूवी शुरू होती है 1960 के सीन से। उस रात जोरों की बारिश हो रही थी। उसी वक्त गोदाम के अंदर एक आदमी छोटे से बच्चे को घुमा रहा होता है और उसी गोदाम के बाहर एक टपोरियों का ग्रुप खड़ा होता है जो उस गोदाम को लूटने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब दूसरी तरफ हम रोड के किनारे खड़ी एक ब्लैक कार को देखते हैं। उस कार के अंदर एक औरत बैठी होती है जिसका नाम संध्या होता है। वो आंखें बंद करके ध्यान में मग्न होती है। उसके होंठों से श्री कृष्ण का मंत्र निकल रहा होता है। मंत्र के हर शब्द जैसे बारिश की आवाज में घुलकर एक अलौकिक माहौल बना रहे होते हैं। वो जब पूरी तल्लीनता से मंत्र जाप में लगी होती है तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा सीन दिखता है कि एक छोटा बच्चा है जिसके पेट पर श्री कृष्ण के त्रिशूल जैसा निशान बना हुआ होता है। दूसरी तरफ हम गैंगस्टर थिलगन और उसके आदमियों को उसी गोदाम पर देखते हैं जहाँ उनके चौकीदार की लाश पड़ी होती है और वो वही आदमी होता है जो बच्चे को घुमा रहा था। देखने से साफ लगता है कि किसी ने उसे मार डाला है। शायद कल रात जो लोग आए थे वही गोदाम लूट कर उससे मारकर निकल गए। थोड़ी देर बाद वहाँ थिलगन की बीवी संध्या आती है। तभी वो एक छोटे बच्चे को कृष्ण के रूप में सजे हुए देखती है। संध्या को उस बच्चे को देखकर ममता आ जाती है। वो उसके पास जाती है और उसे गोद में उठा लेती है। तब थिलगन के गैंग का एक आदमी बोलता है कि ये उसी मरे हुए आदमी का बेटा है। आज उसका जन्मदिन था इसलिए उसका बाप बहुत खुश था। उसे कृष्ण की तरह सजाकर हर जगह घुमा रहा था। फिर गैंगस्टर थिलगन कहता है इस बच्चे को चर्च के सामने छोड़ आओ, झंझट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उसकी बीवी बहुत जिद करती है क्योंकि उनका कोई अपना संतान नहीं था, इसलिए वो इस बच्चे को अपना बच्चा बनाना चाहती है। लेकिन थिलगन की बीवी के सामने सारी दादागिरी पलंग के नीचे घुस जाती है और थिलगन ना चाहते हुए भी अपनी बीवी की बात मान लेता है। इसके बाद हम उस बच्चे के नामकरण का सीन देखते हैं जहाँ एक पंडित उसका नाम रख रहा होता है। पंडित बताता है इस बच्चे का जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था, इसीलिए उसका नाम पारीबेल कन्ना रखा जाता है। संध्या अपने बेटे के नाम से बहुत खुश होती है। एक दिन वो अपने बेटे के साथ खेल रही होती है, तभी वो नोटिस करती है कि उसका बेटा कभी हंसता ही नहीं है। वो कई बार कोशिश करती है लेकिन फिर भी उसे हंसा नहीं पाती। इस बात से वो बहुत डर जाती है और बेटे को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर बताता है कि उसकी आंखों के सामने उसके ही बाप का कत्ल देखकर उसे इतना बड़ा झटका लगा है कि अब वो हंसना ही भूल गया है। इसके बाद संध्या उसे मंदिर के पुजारी के पास ले जाती है। पुजारी कहता है कि 7 साल पूरे होते होते तुम्हारा बेटा हंसना सीख जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एक दिन संध्या को पारी के स्कूल में बुलाया जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसका बेटा काफी मारपीट करता है। टीचर उसे सलाह देता है कि पारी को वही काम करने दिया जाए जिसमें उसकी रुचि हो। टीचर की सलाह मानकर उसकी माँ उसे एक कराटे स्कूल में एडमिशन दिलवा देती है और यकीन मानो पारी वहाँ पहुँचते ही ऐसे फिट हो जाता है जैसे मछली पानी में। इसके बाद काफी साल बीत जाते हैं। अब पारी टीनेज में पहुँच चुका होता है। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो जाती है। तब वो अपने प्यारे बेटे को अपने पास बुलाती है, फिर बताती है कि तू मेरा असली बेटा नहीं है, हमारे यहाँ एक गूंगा चौकीदार था, तू उसी का बेटा है। ये सुनकर पारी को बहुत दुख होता है और वो कहता है इसी वजह से पापा मुझे पसंद नहीं करते। संध्या तब कहती है ये कैसी बात कर रहा है, वो थोड़े अलग हैं लेकिन वो तुम्हारे पापा हैं, इसलिए तुम्हें अपने पापा का ध्यान रखना चाहिए। और वो ये भी कहती है कि तुझे हंसना सीख लेना चाहिए, जब तुम हंसोगे तो बहुत अच्छे लगोगे। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि संध्या की मौत हो गई है। उसकी अंतिम क्रिया जहाँ हो रही होती है वहाँ थिलगन एक पंडित से कहता है कि वो पारिक को यहीं छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन पंडित कहता है कि जिंदगी में कुछ भी बिना मकसद के नहीं होता और इस बच्चे के तुम्हारी जिंदगी में आने के पीछे भी जरूर कोई वजह है। अब चाहे तुम इसे यहीं छोड़ भी दो, फिर भी समय के साथ वो फिर से तुम्हारे पास लौट कर आएगा ही, इसलिए इसे कहीं और छोड़ने की जगह अपने पास ही रखो। पारी चुपचाप उदास बैठा होता है और सामने उसकी माँ की चिता जल रही होती है। तभी एक लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है। वो पारी से कहती है आज मेरी माँ भी चली गई, लेकिन मरने से पहले उसने मुझसे कहा था जब मुझे अलविदा कहो तो हंसते हुए कहना, ताकि मुझे ये लगे कि मेरी बेटी कमजोर नहीं है। मुझे यकीन है तुम्हारी माँ ने भी शायद यही कहा होगा। जानते हो, अगर किसी को हंसते हुए विदा किया जाए तो वो इंसान सीधे स्वर्ग में जाता है। तभी पारी उस लड़की से कहता है मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं हंसा। तब वो लड़की पारी से कहती है तुम जरूर हंसोगे, देखना जब तुम हंसोगे
हंसोगे तो बहुत अच्छे लगोगे। ये बात सुनकर पारी पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि बिल्कुल यही सेम बात उसकी माँ ने भी आखिरी बार उससे कही थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम रुक्मिणी है। अब थिलगन और पारी दोनों ट्रेन से घर लौट रहे होते हैं। तभी अचानक थिलगन पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। तब पारी सीधा शेर की तरह भिड़ गया। जिस उम्र में बच्चे पेंसिल पकड़ते हैं, पारी ने वहाँ घूंसे बरसाने शुरू कर दी। पारी को इस तरह लड़ते देख उसके पापा अपनी जिंदगी का मकसद समझ जाते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि भगवान ने पारी को उनकी झोली में क्यों डाला। पारी सब गुंडों को घूंसे मार मार के बेहोश कर देता है। ये देखकर थिलगन बहुत खुश हो जाता है और उसे दिल से अपना बेटा मान लेता है। अब सीन चेंज होता है और हम अफ्रीका के 1993 के पोर्ट्री टाउन का एक बंदरगाह देखते हैं। तभी एक सोल्जर अनाउंसमेंट करता है, हमारा देश अब युद्ध में है, अगर तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो तो जो सोना तुम्हारे पास है उसे यहीं छोड़कर चले जाओ। इसके बाद हम कुछ अफ्रीकन सोल्जर देखते हैं जो एक ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। शायद उस ट्रेन में सोना आने वाला था। जब वो ट्रेन वहाँ पहुँचती है तो वो अफ्रीकन सोल्जर ट्रेन के कंटेनर को खोलते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि उसमें सोना है, लेकिन जैसे ही बॉक्स के ऊपर से चादर हटाते हैं तो देखते हैं कि इसमें तो सिर्फ मछलियां हैं। एंड उन्हीं मछलियों के एक बॉक्स पर तमिल में लिखा होता है कि इन मछलियों को कैसे पकाकर खाना है। ये देखकर वो अफ्रीकन सोल्जर बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ सोना मिलना था लेकिन उसकी जगह मछलियां आ गईं। इससे वो लोग बहुत चिढ़ जाते हैं। तभी केरला के एक मंदिर से ज्वेलरी चोरी होने की खबर आती है। फिर सीन थिलगन के पास शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि वो पूरी तरह सज धज के तैयार है। तभी पीछे से उसकी दूसरी बीवी आती है एंड उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि आज पारी की शादी होने वाली है, इसलिए थिलगन आज बहुत खुश है। लेकिन उसकी दूसरी बीवी खुश नहीं होती और कहती है, क्यों इतना खुश हो रहे हो, वो तो एक अनाथ है। ये सुनकर थिलगन उस पर गुस्सा हो जाता है। कहता है, अगली बार अगर तूने ऐसी बात कही तो मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। थिलगन ये भी कहता है कि पारी मेरा सबसे बड़ा बेटा है, मेरे हाथ की सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद हम पारी को देखते हैं। अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर, डरावना, बहादुर और बेखौफ हो गया है। उसका नाम सुनते ही सारे गुंडों की गीली हो जाती है। फिर पारी अपने एरिया के सारे दुश्मनों और दोस्तों को एक जगह बुलाता है और उन्हें बताता है कि शादी के बाद वो अपने पापा के लिए कोई काम नहीं करेगा। वो अपनी बीवी को लेकर कहीं दूर चला जाएगा और सुकून से जिंदगी जिएगा। अगर किसी ने भी मेरी शांति भंग करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मेरे जाने के बाद कोई भी मेरे पापा को भी परेशान न करे। ऐसी बहुत सी बातें बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से एक गुंडा बोलता है, पारी जैसे शेर को एक लड़की ने बिल्ली बना दिया, तो क्या हम उस लड़की का नाम जान सकते हैं? वहाँ मौजूद सब लोग उसकी बीवी का नाम जानना चाहते थे। तब हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही रुक्मिणी है जिससे पारी की मुलाकात उसकी माँ के अंतिम संस्कार वाले दिन हुई थी। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन में हमें रुक्मिणी को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि वो एक वेटरनरी डॉक्टर है। वहाँ एक बच्चा एक बीमार डॉगी को लेकर आता है उसका चेकअप करवाने। बच्चा कहता है कि उसके भाई ने डॉगी को डराया, इसलिए वो बीमार हो गया। तब रुक्मिणी उसके भाई को अंदर बुलाती है और उसका भाई और कोई नहीं बल्कि अपना पारी ही निकला। रुक्मिणी पारी के हाथ में जबरदस्ती डॉगी को पकड़ा देती है, लेकिन डॉगी उसके ऊपर टॉयलेट कर देता है। इससे पारी चिढ़ जाता है और फिर डॉगी को रुक्मिणी के हाथ में देकर अपनी शर्ट उतार के वहीं फेंक देता है। तभी रुक्मिणी उसके पेट पर मौजूद कृष्ण के त्रिशूल जैसा निशान देख लेती है और उसे पहचान जाती है, लेकिन पारी तो उसे पहचान ही नहीं पाता। तो वो वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। तभी रुक्मिणी उसके पीछे आती है और कहती है, तुमने अब तक हंसना नहीं सीखा, जब तुम हंसोगे तो बहुत अच्छे लगोगे। ये सुनते ही पारी चौंक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है और तभी पारी भी रुक्मिणी को पहचान जाता है। यहाँ से सीन सीधा चला जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ दिखाया जाता है कि उस दिन जब रुक्मिणी की माँ का देहांत हुआ था तो उसका बाप नशे में वहीं पड़ा हुआ था, इसलिए उसकी माँ की चिता को पारी ने ही अग्नि दी थी। उसके बाद रुक्मिणी पारी से बात करने लगती है और तभी से वे एक दूसरे को जानने लगते हैं। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। अब पारी बताने लगता है कि पूरे 14 साल से अपन एक दूसरे का बेसब्री से वेट कर रहे थे और आज फाइनली वही दिन है जब किस्मत ने उन्हें फिर से मिला दिया। मेरी 14 साल की लंबी वेटिंग आज पूरी हुई। इसके बाद सीन कट होता है एंड दिखाया जाता है कि दोनों वही सीढ़ियों पर बैठे हैं जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। पारी रुक्मिणी से कहता है कि इतने सालों की दूरी ने मुझे शैतान बना दिया है, लेकिन पारी वादा करता है कि मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा और फिर वो रुक्मिणी को शादी के लिए प्रपोज करता है। ये सुनकर रुक्मिणी बहुत खुश हो जाती है और तुरंत हाँ कर देती है। अब सीन लौटता है फिर से असली प्रेजेंट में, जहाँ उनकी शादी बहुत ही धूमधाम से हो रही होती है। कुछ देर बाद पारी का पापा अपनी गैंग के लड़कों के साथ शादी में आता है। सब बहुत खुश होते हैं इस शादी को लेकर। दूल्हा और दुल्हन थिलगन से आशीर्वाद लेते हैं
तब पारी अपने पापा से कहता है, आप इन गुंडों को शादी में क्यों लेकर आए? तब उसका पापा कहता है, बेटा तू इन्हीं के बीच में तो बड़ा हुआ है। इसके बाद सब मिलकर डांस गाना करके शादी की खुशी मनाते हैं। उसी वक्त पारी का पापा उसे ऊपर बुलाता है। पारी भी ऊपर चला जाता है। तब उसका पापा कहता है, अफ्रीका से जो गोल्ड फिश आई है वो असली मछलियों से रिप्लेस कर दी गई है, क्या तू इस बारे में कुछ जानता है? पारी कहता है, हाँ वो मैंने ही बदली है और मैंने वो सब सिर्फ हमारे भले के लिए किया। और पापा, मैंने आपके लिए बहुत सारे गलत काम किए हैं, लेकिन अब नहीं। तभी उसके पापा कहते हैं, अचानक तू इतना अच्छा कैसे बन गया रे? ठीक है, तेरी मोहब्बत को भूल, बस तू वो सोना मुझे लौटा दे, मैं तुझे आजाद कर दूंगा, चले जाना जहाँ जाना है। पर पारी साफ मना कर देता है, मैं तो वो वापस नहीं देने वाला। ये सुनते ही थिलगन गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और बोलता है, उस दिन तुझे वहीं मरने देना था, पता नहीं क्यों लेकर आया था। तभी छत पर रुक्मिणी आ जाती है। उसे देखकर माहौल थोड़ा ठंडा हो जाता है। फिर सब नीचे आकर फिर से डांस, मस्ती और खुशी में डूब जाते हैं। कुछ देर बाद थिलगन फिर से पारी को बुलाता है। पारी रुक्मिणी से कहता है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और थिलगन के पास जाकर कहता है, जब माँ मरी थी तब मैं नहीं रोया था, तू हमेशा मुझे अनाथ बोलता रहा, तूने मुझे एक हथियार की तरह पाला। थिलगन गुस्से में कहता है, ज्यादा बकवास मत कर, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुझे जान से मार दूंगा। तब पारी कहता है, राजा की जिंदगी जैसे एक पिंजरे में होती है वैसे ही तेरी जिंदगी गोल्डफिश में कैद है, और वो गोल्डफिश कहाँ है बस मैं जानता हूँ, इसलिए तू मुझे कभी मार नहीं सकता। थिलगन कहता है, ठीक है तुझे नहीं मार सकता, लेकिन रुक्मिणी को तो मार सकता हूँ। बस ये सुनते ही पारी का खून खौल उठता है और थिलगन के गुंडों को बुरी तरह धोने लगता है। उधर थिलगन रुक्मिणी को मारने निकल पड़ता है। थिलगन जैसे ही रुक्मिणी के पास आता है वो उसे काटने ही वाला होता है। तभी उसी टाइम पारी वहाँ पहुँच जाता है और अपने बाप का हाथ रुक्मिणी के सामने ही काट देता है। इसके बाद वो रुक्मिणी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रुक्मिणी कुछ भी सुनना नहीं चाहती। इसके बाद हम देखते हैं कि पारी को पुलिस ने पकड़ लिया है। वो जेल में बहुत बुरी हालत में है, कभी कैदियों से मार खा रहा है तो कभी पुलिस वालों से। इसी बीच पारी के दोस्त आकर बताते हैं कि रुक्मिणी और उसका बाप कहाँ चले गए, किसी को पता नहीं। पारी के चेहरे पर एकदम सन्नाटा छा जाता है, जैसे उसकी दुनिया एक और बार उससे छिन गई हो। अब सीन हॉस्पिटल में आता है जहाँ थिलगन से एक पॉलिटिकल लीडर मिलने आया है। वो नेता कहता है, अगर तेरे गोल्डफिश स्मगलिंग का राज खुल गया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। दूसरी तरफ जेल में पुलिस वाले पारी को भयानक टॉर्चर कर रहे होते हैं। एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं, गोल्डफिश कहाँ है, कहाँ छिपाया है तूने? पारी एक शब्द नहीं बोलता है। तभी पुलिस वाला रुक्मिणी की फोटो हाथ में लेकर उसके बारे में घटिया बातें करने लगता है। ये सुनते ही पारी की सटक जाती है और सीधा पुलिस वाले को पकड़कर पीटना शुरू कर देता है। फिर खुद के सिर पर बंदूक रख देता है और सब पुलिस वालों को डराने लगता है, क्योंकि उसे पता है उसका जिंदा रहना सबके लिए जरूरी है। उधर जिन कैदियों ने उसे मारा था अब वो सब भी उसकी मार खा रहे हैं। धीरे धीरे जेल में उसका खौफ छा जाता है। अब सब उसे इज्जत देने लगते हैं। अब सब लोग पारी से डरने भी लगे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं नेता और थिलगन को दोनों बातें कर रहे थे कि गोल्ड फिश की लोकेशन कैसे पता करें। तभी नेता कहता है, अगर हम रुक्मिणी को ढूंढ निकालें तो पारी खुद ही हमारे पास आ जाएगा और गोल्ड फिश की लोकेशन बता देगा। इसके बाद थिलगन सीधा पहुंचता है उस पंडित के पास जिसकी बात मानकर पारी को अपने साथ लाया था। गुस्से में आकर थिलगन पंडित की बहुत भयानक तरीके से हत्या कर देता है। फिर अपने आदमियों से कहता है, 10 दिन, बस 10 दिन दे रहा हूँ तुम्हें। इन 10 दिनों में रुक्मिणी को ढूंढकर मेरे सामने लाओ, चाहे जमीन खोदनी पड़े या आसमान फाड़ना पड़े। अब सीन दिखाया जाता है 5 साल बाद का। यहाँ हमें पता चलता है पारी चाहता तो कब का जेल से बाहर आ सकता था, लेकिन उसने खुद को रोके रखा। क्यों? क्योंकि वो खुद को सजा दे रहा था, रुक्मिणी का दिल तोड़ने के लिए और अपने सारे गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए। वहीं उसके कुछ पुराने दोस्त बताते हैं कि रुक्मिणी का पता चल गया है। रुक्मिणी अब अंडमान के ब्लैक आइलैंड में है। उसके बाप की मौत हो चुकी है। वो अब एक वेटनरी हॉस्पिटल में नौकरी कर रही है और अभी तक शादी भी नहीं की। ये सुनकर पारी बहुत खुश हो जाता है। अब पारी और यहाँ नहीं रुकना चाहता था, इसलिए पारी एसपी के पास जाकर कहता है कि अब मैं जेल से बाहर आना चाहता हूँ। असल में सालों पहले एक इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग एसपी को 10 लाख रुपए ऑफर देकर पारी को छुड़वाना चाहता था और उसे अपने गैंग में शामिल करना चाहता था। पारी को इस डील के बारे में सब पता था, इसलिए एसपी से बाहर निकलने की डील करता है। एसपी मान जाता है, लेकिन जैसे ही पारी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग के हवाले किया जाता है, पारी सबको मारकर वहाँ से भाग निकलता है। उधर थिलगन को भी इस डील
डील के बारे में पता चल जाता है, अब वो उस इंटरनेशनल गैंग के पीछे पड़ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। पारी के दोस्त एक कॉमेडियन को पकड़कर लाते हैं। वो अलग अलग जगह पर शो करता था एंड उसकी पारी से जेल में मुलाकात हुई थी। उसे इसलिए लाया गया था क्योंकि ब्लैक आइलैंड में जहाँ रुक्मिणी रहती थी वहाँ कोई बाहरी इंसान घुस भी नहीं सकता था, यहाँ तक कि पुलिस भी नहीं। तो प्लान ये बना कि ये कॉमेडियन एक शो के बहाने वहाँ जाएगा और उसी के साथ पारी भी जाएगा। दूसरी तरफ नेता को देखते हैं जो थिलगन पर प्रेशर डाल रहा है और थिलगन से कहता है, अगर गोल्ड फिश का पता नहीं लगा तो मैं सीधा तुझे 20 साल जेल में चक्की पिसवाऊंगा। थिलगन डर जाता है और फिर पूरी ताकत से उस इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग की तलाश शुरू करता है। बहुत मेहनत के बाद एसपी की मदद से उसे उनका पता चलता है। गैंग के कुछ मेंबर हॉस्पिटल में भर्ती थे। वो लोग बताते हैं पारी ने सबको अकेले मारा और भाग निकला। अब हमारा गैंग लीडर भी उसे ढूंढ रहा है, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। थिलगन ये सुनते ही भड़क जाता है, नहीं मैं उसे जिंदा पकड़ूंगा। और फिर वो एसपी को भी मार देता है क्योंकि उसी की वजह से पारी जेल से बाहर आया। अब हम देखते हैं कि पारी ब्लैक आइलैंड पर पहुंच गया है। पारी अब कॉमेडियन के भेस में उस आइलैंड में घुस जाता है और लोगों को हंसाने लगता है। कुछ देर में वहाँ एंट्री होती है रुक्मिणी की। 5 साल बाद जैसे ही रुक्मिणी की नजर पारी पर पड़ती है वो सन्न रह जाती है। पारी भी उसी तरह उसे देखता है जैसे किसी अपने को बरसों बाद देखा हो, लेकिन रुक्मिणी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। पारी उसका पीछा करता है और कहता है, मैं अब बदल चुका हूँ, अब कोई गलत काम नहीं करता। पारी उसे अपना गुड बिहेवियर सर्टिफिकेट भी दिखाता है, लेकिन रुक्मिणी कहती है, ये भी तुम्हारा एक और ड्रामा है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। पारी बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन रुक्मिणी नहीं मानती। पारी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब रुक्मिणी एक घायल हिरण का इलाज कर रही होती है। बहुत कोशिश करती है लेकिन वो हिरण मर जाता है। तभी उसे पता चलता है हिरण को किसी ने गोली मारी है। वो पुलिस को गोली दिखाती है। उसी वक्त आता है एक नया कैरेक्टर, जूनियर हंटर, ब्लैक आइलैंड का एक दबंग और पावरफुल आदमी। वो सबके सामने बोलता है, मैंने ही उस हिरण को मारा है, और फिर रुक्मिणी के साथ बदतमीजी करने लगता है। ये सब पारी देख रहा होता है। अब उसका खून खौलने लगता है। वो गुस्से में कंट्रोल खो देता है और वहीं एक पुराना दरवाजा तोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा टूटता है, एक प्राचीन मंदिर का गेट खुल जाता है जो सालों से बंद था। उसी पल सभी लोग हाथ जोड़कर मंदिर के सामने प्रार्थना करने लगते हैं। ये सब देखकर पारी थोड़ा हैरान हो जाता है। इसके बाद जूनियर हंटर पारी को कहता है, तू कल मेरे अड्डे पर आना, तब देखूंगा तुझे। अगले ही दिन पारी वहाँ पहुँच जाता है और घुसते ही सबको धो धो के मारता है। जाते वक्त एक ही बात कहता है, कल रुक्मिणी को लेकर वापस आऊंगा, तुम सब मेरे आगे रुक्मिणी से माफी मांगोगे। इसके बाद पारी सीधा रुक्मिणी के पास जाता है। पारी रुक्मिणी से कहता है, मैं अब सच में बदल चुका हूँ, कल तुम्हें खुद साबित करके दिखाऊंगा। और हम जूनियर हंटर को देखते हैं जो उस इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग के साथ बैठा है। दरअसल जब उसे मार पड़ी थी तब उसने पूरी गैंग को बुला लिया था ताकि पारी के बारे में सब कुछ बताया जा सके। यही हमें पता चलता है कि ये पूरा आइलैंड असल में उसी गैंग का है। इसके बाद तय वक्त पर पारी रुक्मिणी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखते ही गैंग के सारे लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वही था जिसने पहले दिन उनकी बुरी तरह पिटाई की थी। उसी वक्त गैंग का हेड थिलगन को कॉल करता है और बताता है कि पारी इस वक्त ब्लैक आइलैंड में मौजूद है और उसके साथ एक लड़की भी है जिसका नाम रुक्मिणी है। ये सुनते ही थिलगन तो खुशी से झूम उठता है। इतने दिन से इन्हीं दोनों की तो तलाश थी। फिर वो सबको वार्निंग देता है, उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए वरना पारी फिर से गायब हो जाएगा। फिर थिलगन कहता है, पारी की आवाज सुनाओ, मैं श्योर होना चाहता हूँ। तभी पारी और रुक्मिणी गैंग के अड्डे पर पहुँचते हैं। गैंग वाले डर से कांपने लगते हैं, रुक्मिणी के पैर पकड़कर माफी मांगने लगते हैं। ये सब थिलगन फोन पर लाइव सुन रहा होता है। इसके बाद पारी रुक्मिणी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर गैंग का हेड कॉल करके पूछता है, भाई साहब यही थे ना आप जिनकी तलाश में थे? थिलगन कहता है, हाँ बे यही है गोल्डफिश का पासवर्ड। अब सब आसान हो जाएगा क्योंकि पारी की सबसे बड़ी कमजोरी रुक्मिणी उसके साथ है। इनसे बात खत्म होते ही थिलगन तुरंत नेता को कॉल करता है और कहता है, बॉस पारी का पता चल गया। पारी अपनी महबूबा के साथ ब्लैक आइलैंड में है। अब हमें एक प्रतियोगिता का सीन दिखाया जाता है जहाँ पहली बार गैंग के बॉस की एंट्री होती है जिसका नाम माइकल होता है। उसका चेहरा बहुत ही खतरनाक और डरावना होता है। माइकल को उसकी गैंग का बंदा बताता है, पारी यहाँ खुद ही आ गया है और इस बार अपने ही इलाके में रहकर अपने ही बंदों को फिर से बुरी तरह धोया। दूसरी तरफ आखिरकार रुक्मिणी पारी की मोहब्बत कबूल कर लेती है। अब पारी खुलकर मुस्कुराता है। रुक्मिणी भी उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा उठती है और कहती है, सच में आप हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो, लेकिन इन दोनों की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। अब पारी को दो दुश्मनों से भिड़ना है, थिलाघन और माइकल से। क्या पारी अपने पापा को गोल्डफिश की लोकेशन बताएगा और क्या इस बार रुक्मिणी को बचा पाएगा या नहीं, ये सब हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कर लेना, क्योंकि पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। और हाँ, एक जरूरी बात, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।